A very warm welcome to my online class. I am Neeraj ma'am, your Hindi teacher. So, dear children, not doing further delay, let's start our class. In my previous video, I told you about reading and explanation of chapter 1. I have given you homework to write this poem as well as the supplementary of the chapter number 1. Now, I am giving you question answer and exercises of this chapter. फर्स्ट यू कैन सी क्या पार्ट उत्तर लिखिए। कविता में रंग बिरंगे फूलों जैसा किन्हें कहा गया है? आंसर इस कविता में इंसानों को रंग बिरंगे फूलों जैसा कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन, भारत को किसने आज़ादी दिलवाई? भारत को वीर शहीदों ने आज़ादी दिलवाई। थर्ड क्वेश्चन, दादी किसकी कथा सुनाती हैं? दादी वीर जवानों के बलिदानों की कथा सुनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में बगीचा किसे कहा गया है? आंसर है कविता में भारत देश को बगीचा कहा गया है। नाउ कै पार्ट ओवर, कै पार्ट मेल कीजिए। बच्चों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैचिंग दिए हुए हैं, आपको करने हैं बगीचा, फूल, कथा, लाल। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लेफ्ट साइड ऐसे 1 2 3 4 डाल देना है और उसके बाद आपको दूसरी साइड भी इस तरह से नंबर डाल देने हैं। 3 4 1 2 मीन्स नंबर 1 बगीचा का आंसर हो गया हमारा देश, फूल का आंसर हो गया नंबर 2 रंग बिरंगे, कथा का आंसर आपका आंसर हुआ बलिदानों की, और लाल का हो गया भारत माँ का। ये यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी बुक में ही थी तो इसीलिए यहाँ पे नंबर सामने डलवाए गए हैं, लेकिन क्लास एग्ज़ाम में आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में आप लोग करेक्ट आंसर उनके सामने ही लिखेंगे। जैसे बगीचा का करेक्ट आंसर आप उसके सामने ही हमारा देश करके लिखेंगे। सो गैप नेक्स्ट आपका व्याकरण बोध गैप पार्ट, महा जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, राजा का महाराजा, रानी का महारानी, मंत्री का महामंत्री, राष्ट्र का महाराष्ट्र, पुरुष का महापुरुष। कै पार्ट विलोम शब्द चुनकर लिखने हैं आपको यहाँ पे। ऊंचा का नीचा, वीर का कायर, अच्छा का बुरा, आज़ादी का गुलामी, फूल का कांटा। यहाँ पे आप लोगों को सब आपकी हिंट बॉक्स भी दी हुई है, लेकिन आपको बिना हिंट बॉक्स के भी याद रखने हैं। गैप पार्ट, अनुस्वार अथवा चंद्रबिंदु का उचित प्रयोग कर शब्दों को पुनः लिखिए। ऊंचा में आपकी देखिए यहाँ पे चंद्रबिंदु लगा है तो ऊंचा हो गया। इंसान में आपका अनुस्वार इंसान, माँ का चंद्रबिंदु माँ, शहीदों का शहीदों में आपका अनुस्वार लग गया है और यहाँ पे चंद्रबिंदु लगाकर शब्द बन गए हैं। नेक्स्ट है आपका मौखिक उत्तर लिखिए। देश के 2 महापुरुषों के नाम बताइए। आप लोग इस तरह से लिखेंगे, मौखिक उत्तर बुक में ही लिखने हैं, इनके सामने लिखेंगे डालकर भगत सिंह कोमा लाल बहादुर शास्त्री। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इस तरह से भी और कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो आप इजीली लिख सकें। सेकंड क्वेश्चन, हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? राजा भरत। राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? सबको पता है, आपको पता ही होगा, 15 अगस्त 1947 को। तो क्लास योर फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। दिस चैप्टर होमवर्क, खेल खेल में चित्र चिपकाइए। ये आपका एज होमवर्क आई एम गिविंग यू। यहाँ पर आप राष्ट्र पशु बाघ की पिक्चर पेस्ट करेंगे, राष्ट्र पक्षी मोर की पिक्चर पेस्ट करेंगे, राष्ट्र पुष्प कमल की पिक्चर पेस्ट करेंगे और राष्ट्र चिन्ह अशोक चिन्ह की पिक्चर पेस्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, फकीर का उपदेश। ये कहानी है बच्चों, पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन। एक बार गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा होशियार फ़कीर था। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंचते थे। वह सबको अच्छी शिक्षा देता था। तो डियर क्लास, यहाँ एक बार की बात है, जो साधु महात्मा होते हैं ना, यहाँ पे उन्हें फ़कीर कहा गया है। तो एक फ़कीर था, एक साधु महात्मा था। वह घूमता हुआ जा रहा था, तो वह घूमते घूमते गांव के पास पहुंचा। तो उसने सोचा गांव के अंदर क्या आसन जमाए, बाहर ही अपना आसन जमा लेते हैं, अपना आश्रम यहीं बना लेते हैं।
बैठने की जगह। वो एक पेड़ के नीचे वहीं पर अपने आसन जमा कर बैठ गए। जो साधु महात्मा थे, साधु महात्मा तो बहुत होशियार ही होते हैं, वो सभी लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, क्या गलत है और क्या सही। सब लोग भी उनके पास जाते थे। तो जब सब लोगों को उनकी बातें पता चली तो धीरे धीरे वो फेमस यानी मशहूर हो गए, प्रसिद्ध हो गए कि वो साधु महात्मा बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। सारे लोग उनके पास जाने लगे कुछ ना कुछ परेशानी लेकर। तो साधु महात्मा उनकी परेशानी का हल उनको बताते थे और अच्छी अच्छी उन्हें शिक्षा देते थे। गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम राम गुलाम था। उसके पास बहुत सी ज़मीन थी, फिर भी राम गुलाम सदा गरीब रहता था। यानी उसी गांव में एक किसान था जिसका नाम क्या था बच्चों? राम गुलाम। ज़मीन तो बहुत सारी थी उसके पास, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं रहता था और ना ही वो अमीर था, गरीब ही होता चला जा रहा था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। महाजन रोज़ उसे रुपए लेने के लिए तंग करने लगा, लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा ही नहीं होता था, क्योंकि उसने महाजन से पैसा ले रखा था ना, इसलिए वो तो अपने पैसे मांगने आता था। लेकिन उसने सोचा कि उसमें कुछ ज़्यादा और जो है खाद डालूंगा, अच्छा बीज डालूंगा, तो क्या पता मेरे खेतों में अच्छी पैदावार हो जाए। लेकिन उसके खेतों में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा था। राम गुलाम खुद जो है खेतों में बहुत कम जाता था, वह सारा काम नौकरों से ही कराता था। उसके यहाँ दो नौकर थे, वे जैसा चाहते वैसा करते थे। यानी जो नौकर थे वो बहुत चालाक थे। राम गुलाम खुद तो जाता नहीं था, आराम करता था घर पे, और सारा काम कौन करते थे? उसके नौकर। जितना मर्जी वो उतना काम करते थे, मर्जी नहीं हुई तो नहीं भी करते थे, क्योंकि राम गुलाम तो उन्हें कुछ कहने से गया, वो तो कुछ कहता ही नहीं था, क्योंकि वो देखता ही नहीं था कि मेरे मजदूर वहाँ पे खेतों में कर क्या रहे हैं। आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी ज़मीन बेच दी। उसने सोचा कुछ पैदावार नहीं हो रही है, मैं गरीबी होता जा रहा हूँ, मालदार हो नहीं रहा हूँ, इसलिए उसने अपनी आधी ज़मीन बेच दी और आधी ही अब राम गुलाम के पास रह गई। और जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी उन्हें ही राम गुलाम ने बेचा, क्योंकि इसने सोचा ये ज़मीन बंजर है, इसमें पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली थी वो बहुत मेहनती था, यानी जिसने उसकी ज़मीन खरीदी थी वो किसान बहुत ही हार्ड वर्कर था, वो बहुत मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। वो ये सोचता था कि अपने हाथों से किए गए काम से संतुष्टि होती है, हम स्वावलंबी बनते हैं। तो जो काम उससे नहीं होता वह मजदूरों से कराता था, पर रहता सदा उनके साथ ही था, यानी वो उन पर नज़र रखता था कि उसके मजदूर कैसे काम कर रहे हैं। और वह कभी अपना काम मजदूरों के भरोसे छोड़ता ही नहीं था, जैसे राम गुलाम छोड़ता था ना अपने मजदूरों के भरोसे सारा काम। इसीलिए वो तो छोड़ता नहीं था और अपना सारा काम खुद भी करता था और उनसे भी कराता था। पहली फसल में किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें चौगुनी फसल हो गई। यानी जहाँ राम गुलाम के खेतों में तो आधी भी नहीं होती थी, वो चौगुनी डबल से भी ज़्यादा उसमें फसल, जब फसल पैदा हो गई तब वो राम गुलाम ने उसको देखा तो वह अपने भाग को कोसने लगा कि मेरा लक यानी मेरा भाग्य ही बेकार था। और इधर उस पर कर्जा भी बढ़ता जा रहा था, है ना। उसको बहुत चिंता होने लगी कि अब मेरा क्या होगा। फिर वो फ़कीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फ़कीर को बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरी ज़मीन में अनाज पैदा नहीं होता था, फिर मैंने वो बेच दी, मगर जिसने ख़रीदी उसमें तो बहुत अच्छी फसल हो गई, वो ज़मीन ही मेरे पास सही नहीं थी, बताइए मैं क्या करूँ। तब उन महात्मा ने कहा ठीक है, हाँ इस बात को आपको जो हल है इसके लिए सुझाव हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ से राम गुलाम चला जाता है। फिर उसी रात फ़कीर ने गाँव में जाकर राम गुलाम की दशा का पता लगाया। तो फ़कीर जो साधु महात्मा थे उसके खेत में गए और उन्होंने सारी बातों को सुना और देखा। दूसरे दिन उसने राम गुलाम के पहुंचने पर कहा तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। अब बच्चों यहाँ पर जाओ ओ आओ तो लिखा हुआ है, अब हम इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि क्या होता है जाओ और आओ। वह किसान आओ कहता है, तुम जाओ कहते हो, इसी से उसके खेतों में खूब पैदावार होती है और तुम्हारे खेतों में कुछ नहीं। राम गुलाम कुछ भी नहीं समझा। तब फ़कीर ने कहा कि तुम खेती का सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते हो, तुम उनसे कहते हो कि जाओ ऐसा करो, पर खुद नहीं जाते हो उनके साथ। यानी मजदूरों को भेज दिया और घर में बैठे रहे, बस उन्हें भेज दिया, कहा कि जाओ काम करो जाकर, खुद तो गए नहीं। अब तुम्हारे मजदूर कैसा काम करते हैं तुम्हें कैसा पता चलेगा, तुम्हारे मजदूरों ने कुछ नहीं किया। लेकिन वो जो किसान है वो कहता था आओ चलो हम साथ चलते हैं और काम करेंगे, और वो खूब मेहनत करते हैं। और वो जब वो मेहनत करवाता है उनसे तो उसकी डांट के डर से वो जो उसके मजदूर हैं किसान के, वो खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मजदूरों की तरह नहीं वो अपना मनमाना काम करते हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे मजदूर तो मनमाना करते हैं, लेकिन वो उसके मजदूर
उसके डर की वजह से खूब मेहनत करते हैं। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार काम करना सीख लो। राम गुलाम ने फ़कीर की बात को मान ली। बच्चों फिर क्या हुआ, आलस्य त्याग कर अपने खेत में मजदूरों के साथ उसने कड़ी मेहनत की और उसके खेतों में खूब अच्छी फसल पैदा होने लगी। तो बच्चों हमें इस चैप्टर से, इस पार्ट से क्या शिक्षा मिलती है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। यदि हम मेहनत करेंगे, खूब हार्ड वर्क करेंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा और हमें कभी ना कभी सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। जब आप लोग एग्ज़ाम में भी तो ऐसे ही करते हो ना, कितने क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो, आप अच्छा अच्छा लिखते हो तो अच्छे अच्छे मार्क्स भी तो मिलते हैं आपको और आपको सफलता भी मिलती है। तो अब हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, एज ए होमवर्क आपको चैप्टर 2 डाल करके इस चैप्टर के भी शब्द मैत्री अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, ओके क्लास, टिल देन टेक केयर, डू योर स्टडी वेल, रिवाइज योर चैप्टर, बाय।